हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी सिविल एस्पिरेंट चैनल। यहाँ पर हम यूपीएससी प्री के लिए इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज व्यवस्था को पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने इस पॉलिटी की सीरीज में प्रस्तावना यानी कि प्रिम्बल को पढ़ लिया है। अभी हम कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी कि पार्ट फर्स्ट को पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम भारतीय राज व्यवस्था में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 4 यानी कि आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 को पढ़ने वाले हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं। अगर आपको ये क्लासेज जरा भी अच्छी लगती हैं तो आप आपके दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं, अपनी प्यारी सी कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। और आजकल यूट्यूब पे हाइप करने का ऑप्शन आता है, तो आप वीडियो को हाइप भी कर सकते हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं। मेरे बारे में आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं, अगर नहीं जानते हो तो मैं हूं आप सबका होस्ट, दोस्त, मेंटर, सीनियर, जो भी समझना समझ सकते हैं। मेरा नाम मुकेश पुखराज है और चलते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को खोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम इस पूरी सीरीज में कॉन्स्टिट्यूशन को साथ में लेके चलेंगे। अभी तक हमने प्रेम्बल को पढ़ा है। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को खोलते हैं तो सबसे पहले प्रेम्बल दिखता है, देन आफ्टर आपको यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यानी कि पार्ट फर्स्ट देखने को मिल जाता है। पार्ट फर्स्ट में आपको टोटल 4 आर्टिकल पढ़ने होते हैं, 4 अनुच्छेद पढ़ने होते हैं, जिसमें पहला अनुच्छेद आपको जानकारी देता है इस देश के नाम के बारे में और इस देश के जितने राज्य हैं उनके बारे में। तो आर्टिकल फर्स्ट किसके बारे में जानकारी देता है? नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, यानी हमारे देश का नाम और इसके राज्यों के बारे में जानकारी हमें आर्टिकल फर्स्ट देता है। इसके बाद में आर्टिकल सेकंड की बात करते हैं। आर्टिकल सेकंड हमें बात करता है किसी नए राज्य को बनाने के बारे में, यानी कि एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। अब समझते हैं कि आर्टिकल सेकंड किसके बारे में जानकारी देता है, ये है क्या, उसको शॉर्ट में बताऊं तो आर्टिकल सेकंड हमें बताता है कि अगर हमें एक नया राज्य बनाना है, एक ऐसा राज्य जो हमारे देश में पहले से विद्यमान ही नहीं है, यानी कि समझिए इस बात को, ये है हमारा प्यारा भारत, सबसे अनोखा, सबसे प्यारा, सबसे महान। इस देश में ये जितनी भी टेरिटरी आपको देखने को मिल रही है, ये हमारा हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल, कल एक इस देश का सबसे नालायक, सबसे अजीब देश पाकिस्तान, ये विश्व गुरु बनने की कगार में और अखंड भारत बनने के कगार में हम इसको अपने अंदर ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लेंगे तो हमारे पास में इस्लामाबाद भी आएगा, कराची भी आएगा, है ना, लियारी भी आएगा। तो अगर हमें इस्लामाबाद को भारत का राज्य बनाना है तो कैसे बनाएंगे? तो इस्लामाबाद को भारत का राज्य बनाने के लिए जो प्रोसेस फॉलो की जाएगी वो अनुच्छेद 2 में लिखी गई है, यानी कि आर्टिकल सेकंड में हमें एक नया राज्य बनाने की जानकारी देखने को मिलती है। पर यह नया राज्य किससे बनेगा, ये जानकारी हमें देखने को मिलती है अगर हम बाहर की किसी टेरिटरी को इंडिया में लेते हैं तो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, हमने सिक्किम को जब भारत का राज्य बनाया था, गोवा को जब बनाया था, जब हमने पौंडीचेरी को बनाया था, तब हमने आर्टिकल सेकंड का प्रयोग किया था, यानी कि कोई ऐसी टेरिटरी जो हमारे पास में पहले थी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, गोवा, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब भी गोवा हमारे पास में नहीं था, ये फ्रेंच लोगों के पास में था। 1947 में हमारा देश आज़ाद हो चुका था, फिर भी हमारे देश की कुछ ऐसी टेरिटरी थी जो फ्रेंच लोगों के पास में थी, जिसमें अगर हम बात करते हैं दादरा नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, पौंडीचेरी, ये सारी चीज़ें फ्रेंच लोगों के पास में थी। यानी कि हम कह सकते हैं कि कुछ एक ऐसी टेरिटरी थी जो इंडिया के पास में ओवरऑल नहीं थी। देश आज़ाद के बाद में कुछ सालों के बाद में धीरे धीरे फ्रेंच लोगों ने इसको खाली किया और ये टेरिटरी फिर से इंडिया में मिल गई। जब आप फॉर एग्जाम्पल समझते हैं गोवा के बारे में, यहाँ पे गोवा है, यहाँ पे गोवा है, ठीक है। जब गोवा भारत में मिला तो हम गोवा को जब भारत का राज्य बनाएंगे तो उसके लिए जो प्रोसेस फॉलो की जाएगी वो हमें आर्टिकल सेकंड में देखने को मिलती है। वहीं पे अगर अपन बात करते हैं आर्टिकल 3 के बारे में, यानी कि अनुच्छेद 3 के बारे में, तो अनुच्छेद 3 हमें जानकारी देता है नया राज्य बनाने के बारे में। अब कंफ्यूजन क्या है, अनुच्छेद 2 भी नया राज्य बनाने की जानकारी दे रहा है और अनुच्छेद 3 भी नया राज्य बनाने की जानकारी दे रहा है। इसको समझते हैं। अनुच्छेद 2 में तो हमने बोला कि कोई नया राज्य बनेगा, पर वो टेरिटरी भारत का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। मतलब एक ऐसी टेरिटरी जो पहले भारत में विद्यमान नहीं थी, अब वो भारत का हिस्सा बन रही है, तब हम अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल सेकंड का प्रयोग करेंगे। बट वाइल वी आर मेकिंग ए न्यू स्टेट फ्रॉम आवर एग्जिस्टिंग बाउंड्री, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एग्जिस्टिंग बाउंड्री के अंदर एक स्टेट है, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं अपन आंध्र प्रदेश के। इन 2024 नहीं, 2014 के अंदर आंध्र प्रदेश एक राज्य है, ऑलरेडी हमारी बाउंड्री के अंदर ही है, हमारे बाउंड्री का हिस्सा ही है ये, ठीक है। इसको हमने तोड़ के 2 राज्य बनाए, तेलंगाना
और आंध्र प्रदेश को तोड़ के बनाया, तो एक नया राज्य बना जिसका नाम हमने क्या रखा, तेलंगाना। तो ये अब यहाँ पे जो प्रोसेस फॉलो की जाएगी ना, वो अनुच्छेद 3 में लिखी हुई है। आ रहा समझ में? अनुच्छेद 2 भी नया राज्य बनाने की जानकारी देता है, अनुच्छेद 3 भी हमें नया राज्य बनाने की जानकारी देता है। बस जो फर्क है वो हमने मोटा मोटी तौर पे यहाँ पे समझ लिया। अब अपन आगे समझेंगे अनुच्छेद 2 में कैसे प्रोसेस फॉलो की जाती है, अनुच्छेद 3 में कैसे फॉलो की जाती है। पर उससे पहले एक बार अनुच्छेद 4 को भी देख लेते हैं, आर्टिकल 4 को भी देख लेते हैं। आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4 हमें जानकारी देता है कि इन केस अगर हम किसी टेरिटरी को भारत का हिस्सा बनाते हैं आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत, यानी कि जैसे कि हमने फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं कल इस्लामाबाद यहाँ से इस्लामाबाद को अगर हम भारत का हिस्सा बना देते हैं, तो उसके लिए जो प्रोसेस फॉलो की जाएगी ना, उसके लिए हमें कोई भी संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर जब हमने आंध्र प्रदेश को तोड़ के तेलंगाना बनाया, तो इसके लिए भी जो प्रोसेस फॉलो की गई उसके तहत उसको हम संविधान संशोधन नहीं मानेंगे। और ये जानकारी लिखी हुई है आर्टिकल 4 में। ठीक है, अब पार्ट फर्स्ट आई थिंक ये लेग कर रहा है, लेग कर रहा है क्या, कर तो रहा है, वेट करते हैं, इसको सेट करता हूँ एक मिनट। हाँ ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, अब लेग नहीं कर रहा। तो हमने क्या देखा, हमने चारों अनुच्छेद यानी कि चारों आर्टिकल को पढ़ा। आर्टिकल फर्स्ट अनुच्छेद प्रथम हमें जानकारी देता है देश का नाम और देश के राज्यों के बारे में। अनुच्छेद सेकंड यानी कि आर्टिकल सेकंड हमें जानकारी देता है अगर हमें किसी नई टेरिटरी से नया राज्य बनाना है तो। आर्टिकल 3 हमें जानकारी देता है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग टेरिटरी है, जो टेरिटरी हमारे पास में विद्यमान है, उससे ही अगर हमें नया राज्य बनाना है तो हम अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेंगे। और अनुच्छेद 4 हमें जानकारी देता है अगर हम आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत जो भी परिवर्तन करेंगे देश की बाउंड्री में, एक नया राज्य बनाएंगे, उसके तहत जो भी चेंजेज आने वाले हैं उसको हम अमेंडमेंट नहीं गिनेंगे। ये मैंने सिर्फ इंट्रो बताया, ठीक है? ऐसा नहीं कि इससे आप जज करने लग जाओ कि आर्टिकल 4 तो कुछ ऐसा है नहीं, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, ये क्या क्या खेल है, बताएंगे। थोड़ा वेट करो, आप मेरे स्टूडेंट बने हो तो मैं आपको सब्र के साथ में एक एक चीज़ का पे खोल के समझाऊंगा। लेकिन एक बार इंट्रो जानना जरूरी था कि क्लास में अपन क्या करने वाले हैं। क्या पार्ट फर्स्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पार्ट फर्स्ट अभी शुरू हुआ भी नहीं है। अभी तक जो आप देखते हैं वो बहुत सारे टीचर आपको यूट्यूब पे पढ़ा के चले जाते हैं और बोल देते हैं कि हमारा पार्ट फर्स्ट खत्म हो गया। पार्ट फर्स्ट शुरू भी नहीं होता इससे। अब समझिए क्या है। जब आप आर्टिकल फर्स्ट को खोलेंगे यानी कि अनुच्छेद फर्स्ट को खोलेंगे, उससे पहले सबसे पहले मैं अपने आप को थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। काफ़ी लोग शिकायत करते हैं कि सर आप अपना जो फ़ोटो है उसको ज़्यादा लंबा दिखा देते हैं और स्लाइड में पीछे कम दिखती हैं। और एक बात, ये जो स्लाइड्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसके साथ में मेरे खुद के भी नोट्स हैं, कुछ इस तरीके से बने हुए, एकदम मीम वाले नोट्स, ठीक है? इनको अगर आपको ज़रूरत है, तो ये सब कुछ मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर रहा हूँ। अभी जो पहला पार्ट है उसकी नोट्स मैंने अपलोड किए नहीं हैं। मैं लगभग 2-3 पार्ट को एक साथ में मिलाकर कंपाइल करके स्लाइड्स को अपलोड करूँगा, तो आप टेलीग्राम को जॉइन कर सकते हैं। और अभी अपन कोशिश करेंगे एक नया पूरा टेलीग्राम चैनल भी बनाएंगे जहाँ पे अपन सिर्फ पॉलिटी का कंटेंट ही अपलोड करेंगे, ठीक है? वापस से टॉपिक पे आते हैं। वी वर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द आर्टिकल फर्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल फर्स्ट हमें बताता है हमारे देश के नाम के बारे में। जब आप आर्टिकल फर्स्ट को खोलेंगे ना, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को खोलते हैं, तो आर्टिकल फर्स्ट की हेडिंग है नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो राज्य और केंद्र का नाम आपको आर्टिकल फर्स्ट में देखने को मिल जाता है। अब आप इस बात को देखिए, आर्टिकल फर्स्ट के भी हमने 3 क्लोज कर रखे हैं, 3 सेक्शन कर रखे हैं। जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को खोलेंगे, आर्टिकल फर्स्ट में सबसे पहले हेडिंग दे रखी है, फिर आप ये देखिए आर्टिकल फर्स्ट सब क्लोज फर्स्ट, फिर आर्टिकल फर्स्ट सब क्लोज सेकेंड, आर्टिकल फर्स्ट सब क्लोज थर्ड। ये है पूरा हमारा अनुच्छेद फर्स्ट। अब अपन देखते हैं आर्टिकल फर्स्ट पूरा क्या है, उसको एक बार के लिए जानते हैं। आर्टिकल फर्स्ट में सब क्लोज फर्स्ट हमें बताता है इंडिया डेट इज भारत, ठीक है? ये जानकारी हमें किस में देखने को मिलती है? आर्टिकल फर्स्ट में। ओरिजिनल जो लैंग्वेज है वो क्या है? इंडिया डेट इज भारत सेल बी, कहाँ लिखा हुआ है, हाँ, इंडिया डेट इज भारत सेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ये किस में लिखा हुआ है? आर्टिकल फर्स्ट सब क्लोज फर्स्ट में जानकारी देखने को मिल जाती है। वहीं पे जब आप आर्टिकल फर्स्ट सब क्लोज सेकंड को पढ़ते हैं, मैं समझाऊंगा, ठीक है? एक बार जान लीजिए क्या है। आर्टिकल फर्स्ट सब क्लोज सेकंड में जानकारी देता है कि जो इस देश के राज्य हैं यानी कि जो स्टेट है,
और यूटी हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, उसके जो नाम हैं वो हमें शेड्यूल फर्स्ट यानी कि अनुसूची प्रथम में देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए, आर्टिकल फर्स्ट सब क्लोज फर्स्ट में बताता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। आर्टिकल फर्स्ट सब क्लोज सेकंड में बताता है हमारे देश के जो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है उनके नाम हमें अनुसूची प्रथम यानी कि शेड्यूल फर्स्ट में देखने को मिल जाएंगे। वहीं पे बात करेंगे आर्टिकल थर्ड। आर्टिकल थर्ड हमें क्या बताता है, हमारे देश का टेरिटरी में कौन कौन सा हिस्सा होगा। यहाँ पे एक चीज और बताता हूँ, आर्टिकल जो सेकंड है वो हमें राज्यों के बारे में बताता है, टेरिटरी के बारे में जानकारी देता है, और आर्टिकल थर्ड हमें बताता है कि इस देश की टेरिटरी में कौन कौन हिस्सा लेगा और कौन कौन हिस्सा लेगा, देश, देश के राज्य, राज्यों में, राज्यों के साथ में केंद्र शासित प्रदेश, प्लस अगर कोई नई टेरिटरी भारत का हिस्सा बनती है तो वो भी राज्यों का ही हिस्सा कहलाएगा, वो भी भारत का ही हिस्सा कहलाएगा। तो अब आपने देख लिया, आर्टिकल फर्स्ट को हमने समझ लिया, आर्टिकल सेकंड को हमने समझ लिया और आर्टिकल थर्ड को समझ लिया। आर्टिकल थर्ड हमें, आर्टिकल थर्ड नहीं, आर्टिकल फर्स्ट सब क्लोज फर्स्ट, आर्टिकल फर्स्ट सब क्लोज सेकंड, आर्टिकल थर्ड सब क्लोज थर्ड। ठीक है, समझिए, आर्टिकल फर्स्ट के हमने तीन हिस्से किए हैं। तो आर्टिकल फर्स्ट का सब क्लोज थ्री में जानकारी क्या देता है कि हमारे देश का हिस्सा कौन कौन है, सभी स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, और अगर कोई टेरिटरी भारत फ्यूचर में एक्वायर कर लेता है, अगर उसको ले लेता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको जानकारी दी, अगर कल हम इस्लामाबाद को भारत का हिस्सा बना लेते हैं, कैसे, समझिए, ये हमारा देश महान प्यारा भारत, और यहीं पे एक नालायक देश थे जिसका नाम है पाकिस्तान। ठीक है, जिसके नाम में पाक है पर बिल्कुल भी नापाक इरादे रहते हैं इसके। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पाकिस्तान को भारत का हिस्सा आज बना लेते हैं, कल परसों कभी ना कभी तो बन ही जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे लगता है, तो जो इस्लामाबाद है या फिर कराची है, वो अगर भारत का हिस्सा बन जाती हैं तो वो भी भारत का ही हिस्सा कहलाएगा। ये किस में लिखा हुआ है, आर्टिकल फर्स्ट सब क्लोज थर्ड में। ठीक है, अब अपन समझते हैं आर्टिकल सेकंड को एंड आर्टिकल थर्ड को, इसको भी एक बार के लिए समझ लेते हैं। आर्टिकल सेकंड हमें बताता है कि अगर कोई नई टेरिटरी जो कि भारत का हिस्सा नहीं है वो अगर हमारे देश का हिस्सा बन जाती है तो आर्टिकल सेकंड के तहत तो वो हमारे देश का हिस्सा माना जाएगा। तो इसके तहत हमने कौन कौन से स्टेट को हमने बनाया, कौन कौन सी यूटी को बनाया, तो उसमें दादरा नगर हवेली, गोवा, दमन दीव, पांडुचेरी, सिक्किम, ये सब आज़ादी के बाद में हमारे देश का हिस्सा बने। सिक्किम कैसे बना इसकी स्टोरी मैं आपको आगे बताऊंगा, उससे पहले एक बार आर्टिकल थर्ड को हम पढ़ लेते हैं। आर्टिकल थर्ड में बताता है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग बाउंड्री है, कोई एग्जिस्टिंग बाउंड्री नहीं, कोई एग्जिस्टिंग स्टेट है, अगर हम उससे एक नया स्टेट बनाते हैं तब हम आर्टिकल 3 यानी कि अनुच्छेद 3 का प्रयोग करेंगे। अब समझते हैं कैसे। 2014 में हमने आंध्र प्रदेश से तोड़ के तेलंगाना को बनाया। अब देखिए इसकी प्रोसेस क्या है, कैसे आर्टिकल 3 का प्रयोग किया जाता है, किस तरीके से ये प्रयोग में लाया जाता है वो समझिए। आर्टिकल 3 प्रयोग में लाने का प्रोसेस बहुत सिंपल है। इसको समझने के लिए एक बार के लिए अपन किसी एक स्टेट का एग्जाम्पल लेते हैं जिसको तोड़ के अपन एक नया राज्य बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए किसको लें, राजस्थान को मैं ले लेता हूँ, क्योंकि मैं खुद राजस्थान से हूँ तो मैं कुछ भी बोल दूंगा तो कोई लोग ऑफेंड नहीं होंगे, थोड़ा मैं इसको समझता भी हूँ। तो देखते हैं, ये राजस्थान है, ये राजस्थान में यहाँ से गुजरात से एक पर्वत श्रृंखला निकलती है जिसका नाम है अरावली, जो जालोर, सिरोही से होते हुए, अजमेर से होते हुए, अलवर से निकलते हुए दिल्ली के यहाँ जाती हैं, और दिल्ली में रायसीना हिल जहाँ पे हमारा राष्ट्रपति भवन भी बना हुआ है, इस प्यारी सी हिल का नाम है अरावली। अरावली, ये मत सोचना मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको पॉलिटी ही पढ़ा रहा हूँ, बस मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप राजस्थान को देखेंगे तो राजस्थान दो पार्ट में बनता है। ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे थार है, यानी कि थार डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा, थार मरुस्थल देखने को मिलेगा। और अगर आप इस वाले पोर्शन में देखेंगे तो आपको एकदम हरियाली देखने को मिलेगी। जिन लोगों को लगता है कि राजस्थान पूरा सूखा है, नहीं, आधा राजस्थान सूखा है और आधे राजस्थान में इतना पानी है कि काफी लोगों की प्यास बुझा सकता है। अब देखिए खेल क्या है, यहाँ पे जयपुर है राजस्थान की राजधानी। अगर आप राजस्थान में आके देखेंगे, विजिट करेंगे, तब आप पाएंगे ये वाला एरिया जो अरावली के पूर्वी साइड में है वो बहुत ही डेवलप है, बहुत ही हरा भरा है। वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट देखेंगे, फॉर एग्जांपल जयपुर है, उदयपुर है, बहुत डेवलप है। वहीं पे अगर अपना इस साइड में आके देखते हैं, थार के इस साइड में, यहाँ पे करीब 12 के आसपास जिले हैं टोटल, और इनकी स्थिति अगर आप देखेंगे तो इनकी स्थिति इतनी सही नहीं है, डेवलपमेंट इतना नहीं है। तो कई बार ये आवाज उठती है कि ऐसा क्यों, क्योंकि जयपुर कहीं ना कहीं इस साइड है तो जयपुर के आसपास में डेवलपमेंट अच्छा हो जाता है, और पश्चिमी राजस्थान यानी कि जो थार वाला पार्ट है वहां पे विकास नहीं हो पा रहा है।
मैं आपको एक प्रोसेस जो समझा रहा हूँ वो समझिए, थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा हो रहा है तो इससे दिक्कत क्या आ रही है? इससे दिक्कत ये आ रही है कि जो पश्चिमी राजस्थान है उसका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। जब डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा तब यहाँ से आवाज़ उठती है समय-समय पे कि हमारे पास में जो जयपुर है, कह सकते हैं मुख्यमंत्री साहब है, या फिर जो राज्य है वो थारका या फिर जो पश्चिमी राजस्थान है उसका प्रॉपर ध्यान नहीं रख रहा है। वैसे मैं आपको बता दूँ ये जो पश्चिमी राजस्थान है इसी को हम मारवाड़ बोलते हैं, कि मारवाड़ का इतना प्रॉपर विकास नहीं हो पा रहा है। तब हमेशा आवाज़ उठती है कि एक नया राज्य बनाया जाए जिसका नाम है मरु प्रदेश। ये मरु प्रदेश क्या होगा? जो मारवाड़ का हिस्सा है, जो थार डेजर्ट का हिस्सा है वो। बोला जा रहा है कि एक नया राज्य बनाएँगे जिसका नाम रखेंगे हम मरु प्रदेश। ये मरु प्रदेश राजस्थान को काट के दूसरा हिस्सा मरु प्रदेश कहलाएगा। ऐसा क्यों किया जाएगा? अगर ऐसा किया जाता है तो कहीं न कहीं डेवलपमेंट अच्छा होगा। वैसे इसको मैथ्स के हिसाब से समझा जाता है कि ऐसे बहुत सारे राज्य हमारे देश में बने भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल उत्तराखंड बना, फॉर एग्ज़ाम्पल छत्तीसगढ़ बना। वैसे छत्तीसगढ़ तो ट्राइबल एरिया के रूप में बना था क्योंकि उसको भी काट के बनाया गया था। पर उत्तराखंड को डेवलपमेंट के हिसाब से ही बनाया गया था। उत्तर प्रदेश से काट के उत्तराखंड को बनाया गया था। अब देखिए इसकी प्रोसेस क्या होती है, कैसे नया राज्य बनता है। आप सोच रहे होंगे मैं ये सारे रामायण क्यों कर रहा था? ये रामायण आपको ये समझाने के लिए कर रहा था कि हम आर्टिकल 3 का प्रयोग कैसे करेंगे। सबसे पहले आवाज उठी राजस्थान से कि हमें राजस्थान को काट के 2 भागों में बाँटना है, मध्य प्रदेश और अलग भाग में बाँटना है। तो ये प्रोसेस कहाँ से शुरू हो सकती है? या तो राजस्थान की स्टेट असेंबली खुद ही बोल दे सेंटर को, खुद ही बोल दे केंद्र को कि भई हमें हमारे स्टेट को काटना है और काट के इसको 2 हिस्सों में बनाना है। या फिर जो केंद्र है, वो खुद ही अपने स्तर पे सोचे कि भई इसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो वो इस राज्य को तोड़ने की बात कह सकता है। अब इसकी प्रोसेस क्या है वो समझिए। सबसे पहले एक बिल ड्राफ्ट होगा। एक बिल है, वो ड्राफ्ट होगा। बिल ड्राफ्ट होने का मतलब एक बिल रेडी किया जाएगा। उस बिल को पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, यानी कि संसद में उस बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसको प्रस्ताव दिया जाएगा, प्रस्तावित किया जाएगा। संसद में जैसे ही वो बिल आएगा, उसके बाद में उस बिल को जो कैबिनेट है, कैबिनेट यानी कि मंत्री परिषद, है ना? मंत्रिमंडल या मंत्री परिषद, एक बार हिंदी में मुझे बता देना, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको कैबिनेट को हिंदी में? ये लोग मिलकर देखेंगे कि हाँ भाई बिल सही है, मसौदा एकदम सही है। तो इस बिल को सबसे पहले प्रेसिडेंट के पास में भेजा जाएगा, यानी कि राष्ट्रपति के पास में भेजा जाएगा। प्रोसेस ध्यान में रखना क्योंकि प्री में से सवाल 110% बनेगा और आने वाले समय में इसका सवाल लिख के ले लेना आप, ठीक है? बिल पहले तैयार हुआ, संसद में गया, संसद में कैबिनेट ने अप्रूव किया, अप्रूव करने के बाद में प्रेसिडेंट के पास में गया। प्रेसिडेंट इस बिल को भेजेगा राज्य के पास में। किस राज्य के पास में? जिस राज्य को तोड़ के हमें नया राज्य बनाना है। तो अब किसके पास में आएगा? राजस्थान के पास में। और एक फिक्स टाइम लिमिट के अंदर एक समय सीमा पहले से निश्चित है। उस समय सीमा में राजस्थान को बोला जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा कि देखिए हम आपके राज्य को तोड़ के 2 भागों में बांटने वाले हैं, आपकी इस पे क्या राय है? तो राजस्थान इसके ऊपर अपनी राय राष्ट्रपति को देगा। अब इसका टाइम लिमिट फिक्स है कि वो 30 दिन के अंदर जो भी फिक्स टाइम लिमिट है उसके तहत वो दिया जाएगा। उसमें राजस्थान क्या कहेगा? या तो वो हाँ भरेगा कि साहब तोड़ दो, या फिर वो ना कहेगा नहीं तोड़ना, या फिर कुछ और सलाह देगा कि साहब अगर बनाओ तो कुछ इस तरीके से बनाना कि राजस्थान को इस तरीके से तोड़ना, कुछ भी सलाह दे सकता है। अब इस बात को ध्यान में रखना कि जब प्रेसिडेंट स्टेट के पास में इस बिल को भेजता है फिक्स टाइम लिमिट के अंदर, तब स्टेट अपना व्यू प्रेसिडेंट को बताएगा। पर वो जो राय राज्य ने दी है, फॉर एग्जाम्पल राजस्थान बोलता है कि साहब हमारा राज्य को नहीं तोड़ना, हम नहीं चाहते कि राजस्थान टूटे। क्या राष्ट्रपति इस बात को मानेगा? बिल्कुल नहीं। अगर राज्य बोलता है कि भाई हमें ये शिकायत है, ऐसा करके आप करना, राष्ट्रपति की इच्छा है तो मानेगा, राष्ट्रपति की इच्छा है तो नहीं मानेगा। फॉर कहने का मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को बोलता है कि राष्ट्रपति इस बिल को जो राज्य हैं उस राज्य के पास में एक बार भेजेगा उसका व्यू जानने के लिए। पर वो व्यू राष्ट्रपति पे बाइंडिंग नहीं है। वो व्यू सिर्फ और सिर्फ आपको भेजा जाएगा, अगर राष्ट्रपति की इच्छा है तो माना जाएगा, नहीं है तो नहीं माना जाएगा। फिर ये प्रोसेस होगी, इसके बाद में ये बिल आएगा संसद में। प्रोसेस देखिए, पहले बिल ड्राफ्ट हुआ, उस कैबिनेट ने अप्रूव किया, कैबिनेट ने अप्रूव किया, राष्ट्रपति के पास किया, राष्ट्रपति ने राज्य को भेजा, राज्य ने अपना व्यू राष्ट्रपति को फिर से बताया, वो हाँ भरे ना भरे, राष्ट्रपति एग्री करे या ना करे वो राष्ट्रपति की इच्छा के ऊपर है। और ऑल दो राष्ट्रपति की कोई इच्छा नहीं होती है, राष्ट्रपति जो भी काम करेगा वो कैबिनेट के कहने पे करेगा। अब इस बिल को संसद में भेजा जाएगा। संसद में भेजने के बाद में सिंपल मेजोरिटी के साथ में बहुमत पास हो जाएगा, और अगर बहुमत पास होता है तो राजस्थान टूट के 2 हिस्सों में बन जाएगा।
और ये आर्टिकल 3 के तहत नया स्टेट बनाया जाएगा। यही प्रोसेस हमने फॉलो की थी आंध्र प्रदेश के लिए, और यही प्रोसेस हम फॉलो कर रहे थे जब उत्तराखंड को बनाया था तब, और यही प्रोसेस हमने छत्तीसगढ़ को बनाने में फॉलो की थी। इसी प्रोसेस को हमने पंजाब से हरियाणा को बनाने में फॉलो की थी। तो आपको मोटा मोटी तौर पे मैंने आर्टिकल 3 को काफ़ी अच्छे से खोल के समझा दिया। आर्टिकल 2 के बारे में मैं आपको ऑलरेडी पहले से बता चुका हूँ कि कोई नई टेरिटरी है जो भारत का हिस्सा पहले से नहीं है, उस टेरिटरी को अगर हम भारत का हिस्सा बनाएंगे तो हम अनुच्छेद 2 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्लियर, आ गया समझ में? नहीं आया है तो फिर मुझे बताना कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। आर्टिकल 3 के तहत क्या क्या कर सकते हैं? हम एक नया राज्य बना सकते हैं, हम किसी भी स्टेट का एरिया बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, हम किसी स्टेट का जो एरिया है उसको खत्म कर सकते हैं, हम किसी स्टेट की बाउंड्री बदल सकते हैं, और हम किसी स्टेट का नाम भी बदल सकते हैं। तो ये सारा काम किसके तहत किया जाता है? आर्टिकल 3 के तहत। अब आप इस बात को समझिए, एक खेल में आपको समझाता हूं कि हमने आर्टिकल 3 में देखा कि राज्य का नाम बदलना है, तो किसके तहत बदला जाएगा? आर्टिकल 3 के तहत। पर ये जो हमारे देश के योगी बाबा हैं, ये जब चाहे तब जिलों के नाम बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल फैजाबाद का नाम बदल के अयोध्या कर दिया। तो इसके तहत कौन सा आर्टिकल प्रभावित होगा, किस आर्टिकल के तहत ये काम करते हैं? तो इस बात को ध्यान में रखना। जिलों का नाम बदलने में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भूमिका नहीं है। हमारा संविधान जिलों का नाम बदलने में कुछ बात नहीं बोलता। जिलों का नाम कैसे बदला जाता है? जो राज्य विधानसभा है, राज्य विधानसभा अपने विधानसभा में बिल पास करके जिलों का नाम बदलती है। उस बिल को होम मिनिस्ट्री यानी कि गृह मंत्रालय के पास में भेजा जाता है, और गृह मंत्रालय उसको अप्रूव करके जिले का नाम बदलती है। तो इस बात को आप ध्यान में रखना। ठीक है, वैसे ये मेरे सारे नोट्स है, इसको अगर अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। मैं टेलीग्राम पे वैसे डाल दूंगा। ठीक है, अब एक बार के लिए अपन आर्टिकल 2 पे फिर से आते हैं, क्योंकि हमने आर्टिकल 3 को काफ़ी डिटेल में समझा। आर्टिकल 2 को भी समझना जरूरी है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है क्या आर्टिकल 2 के बारे में? होगा तो खरी, स्लाइड्स में नहीं है, तो मैं खुद के नोट से आपको समझा देता हूँ कैसे और क्या। देखिए, अगर आपको आर्टिकल 2 को समझना है तो एक बार के लिए आप सिक्किम को समझिए। ठीक है, वैसे सिक्किम को जब भारत में मिलाया गया था तब आर्टिकल 2 का प्रयोग नहीं किया गया था। कैसे हुआ वो समझिए। सिक्किम सोग्याल डायनेस्टी के अंडर में था। सोग्याल डायनेस्टी यहाँ पे रूल कर रही थी, सोग्याल वंश। जब भारत आजाद हुआ तो सिक्किम एक अलग देश था। फिर बात आती है 1900 मतलब 1949 के बाद में देश आजाद हो जाता है। सिक्किम के ऊपर कौन है? चीन। नीचे कौन है? भारत। सिक्किम को एक ऐसा देश चाहिए जो सिक्किम की रक्षा कर सके। तो हमने, भारत जो है उसने सिक्किम के साथ में एक ट्रीटी साइन की, और उस ट्रीटी के तहत जो इंडिया है वो प्रोटेक्टरेट स्टेट के रूप में सिक्किम हमारा रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि सिक्किम ने आधिकारिक तौर पे भारत को बोला कि भारत सिक्किम की रक्षा करेगा। सिक्किम रहेगा तो इंडिपेंडेंट, लेकिन भारत की जो आर्मी है वो सिक्किम की रक्षा करेगी। फिर 1973 में स्प्रिंग ऑफ सिक्किम होता है। स्प्रिंग ऑफ 1973 इसको बोला जाता है। इसके तहत जो सिक्किम के जो लोग हैं, उन लोगों ने ही आपस में क्रांति करना शुरू कर दिया, और उन लोगों ने बोला कि हमें सिक्किम का जो ये राजवंश जो चल रहा है वो उनके खिलाफ कहीं ना कहीं आवाज उठाने लगे। तो फिर क्या हुआ, और कहीं ना कहीं जो करवाने का काम था ये कहीं ना कहीं हमारे देश की तरफ से थोड़ा बहुत किया जा रहा था। मैं ऐसा आरोप नहीं लगा रहा, कुछ लोग ऐसा बताते हैं। ठीक है, मैं बचूंगा ऐसा कुछ कहने से। फिर 1974 में यानी कि 1974 में गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट पास होता है। इस एक्ट के तहत जो सोग्याल है, मतलब जब ये स्प्रिंग ऑफ 1973 सिक्किम में हुआ, इसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम एक्ट 1974 सिक्किम में पास होता है, और उसके तहत जो सोग्याल डायनेस्टी है, जो सोग्याल जो था, मतलब जो सिक्किम का राजा था उसको सोग्याल बोला जाता था। ठीक है, जो सोग्याल था अब वो सिक्किम का नॉमिनल हेड है। पहले सिक्किम को वो चला रहा था, अब सिक्किम का वो नॉमिनल हेड है। और इसी के बाद में यहाँ पे एक चीज गलत कर दी मैंने, 1974 होगा। ठीक है, इसी के साथ में हमारे देश में 34th अमेंडमेंट होता है हमारे देश में, और 34th अमेंडमेंट के तहत हमारे देश में आर्टिकल 2A को जोड़ा जाता है। जब आप ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं, ये है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, और ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपको आर्टिकल 2A देखने को मिलता है, और यहाँ पे लिखा हुआ ओमिटेड, यानी कि इसको बाद में खत्म कर दिया गया था। इसका मतलब समझिए हुआ क्या था कि हमने 1974 में 1974 में 34th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पास किया था। उसके तहत हमने आर्टिकल 2A और शेड्यूल 10 जोड़ा था। यही शेड्यूल 10 बाद में दल बदल कानून के रूप में जाना गया, लेकिन पहले शेड्यूल 10 को हमने सिक्किम के लिए लाया था। इसके तहत हमने बोला जो सिक्किम है वो देश का एसोसिएटेड स्टेट बनेगा।
अब ये एसोसिएटेड स्टेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि सिक्किम रहेगा तो इंडिपेंडेंट कंट्री, पर सिक्किम के कुछ लोग हमारे पार्लियामेंट में बैठेंगे एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के, एमपी बन के। ये हमारे देश में 1974 में किया गया आर्टिकल 2A के तहत। तो अगर आपसे कभी सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि वैसे तो पूछने की संभावना नहीं है क्योंकि संविधान से इस आर्टिकल को खत्म कर दिया गया है, फिर भी अगर आपसे कोई पूछे तो बताना कि आर्टिकल 2A और शेड्यूल 10 जब सबसे पहले लाया गया था तो वो सिक्किम के लिए लाया गया था, और उसके तहत हमने सिक्किम को भारत का एक एसोसिएटेड स्टेट बनाया था। एसोसिएटेड स्टेट का मतलब सिक्किम भारत का राज्य नहीं है, पर वो राज्य की तरह ट्रीट किया जाएगा, वैसे है वो इंडिपेंडेंट कंट्री। फिर भारत की ही सरकार ने वहां पर रेफरेंडम करवाया, कुछ ऐसी योजना के तहत वहां की जो जनता थी उसमें क्रांति का एक माहौल बनाया और रेफरेंडम हुआ। आप समझते हैं रेफरेंडम का मतलब क्या होता है? रेफरेंडम का मतलब होता है हम जनता का वोट लेंगे, जनता से वोटिंग करवाएंगे, क्या आप इस देश के साथ में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते। ओवरऑल हमें जनमत को जानना है। रेफरेंडम का हिंदी मतलब होता है जनमत। हम जनमत को जानेंगे। सिक्किम के लोगों को पूछा, क्या आप भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर सिक्किम को एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में ही देखते हैं? सिक्किम के लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने बोला बहुमत के साथ में कि हमें भारत का हिस्सा बनना है। और जैसे ये बात हुई तो हमारे देश में फिर से अगले ही साल 1974 में, यहाँ पे मैंने 1973 लिख दिया, 1975 में, ठीक है, 1974 में 34th अमेंडमेंट और 1975 में हमने 35th अमेंडमेंट किया, 35वां अमेंडमेंट किया। और 35वें अमेंडमेंट के तहत सबसे पहले हमने आर्टिकल 2A और शेड्यूल 10 को खत्म किया। क्यों? क्योंकि इसके तहत हमने एसोसिएटेड स्टेट बनाया था, पर हमने क्या किया, 35 के तहत सिक्किम को हमारे देश का पूरा राज्य बना दिया। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा कि जब ये पूरी प्रोसेस की तो हमने आर्टिकल 2 का प्रयोग किया था। अब आपको एक बात और समझ में आएगी कि हमने यहाँ पे क्या बोला कि जब हम किसी नए राज्य को बनाएंगे तो तब हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं करेंगे। और ये बात मैंने कब बोली थी आपको? आर्टिकल 4 के तहत। आर्टिकल 4 के तहत जब भी किसी नए राज्य को बनाया जाता है तब संविधान संशोधन नहीं कहा जाएगा। वो कैसे नहीं कहा जाता, क्या प्रोसेस है, उसके लिए अपन एक बार आर्टिकल 4 पे आते हैं और आपको ये सारी चीज एक बार पूरा अभी जो दिमाग में मिक्स मसाला हो रहा है ना, सारा क्लियर हो जाएगा आर्टिकल 4 के तहत। अब आते हैं अपन आर्टिकल 4 के तहत। अब आप इस बात को देखिए, आर्टिकल 4 के पास आने से पहले हमें जाना पड़ेगा फिर से आर्टिकल 1 में। आर्टिकल 1 देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो ना आप, देखिए क्लियर करते हैं इसको। मैंने आपको क्या बताया था? आर्टिकल 1 सब क्लोज 1 इंडिया डेट इज भारत। आर्टिकल 1 सब क्लोज 2 राज्य और यूटी की जानकारी हमें किसमें देखने को मिलती है? शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 यानी कि अनुसूची प्रथम। अब आप ये देखिए खेल क्या है वो समझिए। आर्टिकल 4 हमें इस बात को बोलता है, तो पसीना बहुत ज्यादा हो रहा है ना, हाँ। आर्टिकल 4 हमें इस बात को बोलता है कि जब हम किसी नए राज्य को बनाएंगे तो क्या क्या चीजें परिवर्तित होगी वो समझिए। फॉर एग्जाम्पल हमने मरु प्रदेश बनाया, ठीक है। जब हम मरु प्रदेश बनाएंगे तो सबसे पहले कौन सा शेड्यूल चेंज होगा? शेड्यूल 1 अनुसूची प्रथम में परिवर्तन होगा। कैसे? क्योंकि अनुसूची प्रथम में हमने क्या दिया हुआ है? राज्यों के नाम। राज्यों के नाम। जब हम मरु प्रदेश बनाएंगे तो एक नया राज्य जुड़ेगा शेड्यूल 1 में, मतलब शेड्यूल 1 में कुछ तो चेंज हुआ, ठीक है। और एक शेड्यूल बदलेगा, शेड्यूल 4। अब ये शेड्यूल 4 क्या है वो भी समझिए। अनुसूची 4 हमारे संविधान के अंदर ये बात बताती है किसी भी राज्य से राज्यसभा में कितने सांसद जाएंगे उसकी जानकारी कौन बताता है? अनुसूची 4। जब हमने मरु प्रदेश बनाया तो क्या मरु प्रदेश के लिए राज्यसभा के लिए सीट आवंटित नहीं होगी? होगी। तो परिवर्तन किसमें होगा? शेड्यूल 4 में भी। मिक्स मत करना, आर्टिकल 4 अलग चल रहा है, शेड्यूल अलग चल रहा है, ठीक है। जब हम कोई भी नया राज्य बनाते हैं तब शेड्यूल 1 बदलता है और शेड्यूल 4 बदलता है। और आर्टिकल 4 हमें इस बात को बोलता है कि अगर नया राज्य बनाने में अगर शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 इन दोनों में अगर परिवर्तन होता है तो हम संविधान संशोधन नहीं मानेंगे, और इन दोनों के सिवा अगर कुछ भी परिवर्तन होता है तो उसको हम संविधान संशोधन मानेंगे। अब फिर से हम आर्टिकल 2 पे आते हैं। आर्टिकल 2 के तहत हमने सिक्किम को बनाया, पर हमने सिक्किम को बनाया उससे पहले हमने एसोसिएटेड स्टेट बनाया था। तो हमने सिक्किम को बनाने के लिए जो अमेंडमेंट किया वो क्यों किया? क्योंकि हमने एक एसोसिएटेड पहले स्टेट बनाया था और हमने उस एसोसिएटेड स्टेट बनाने के लिए हमने 34वां अमेंडमेंट किया, और फिर उस एसोसिएटेड स्टेट की भूमिका को हटाने के लिए अमेंडमेंट किया, न कि सिक्किम को राज्य बनाने के लिए अमेंडमेंट किया।
समझिए इस बात को कि आप देखेंगे नया राज्य बनाने में कोई अमेंडमेंट नहीं होता है। फिर आपके दिमाग में कुछ एक सवाल आएंगे, उसको भी मैं सॉल्व करूंगा कि हमारे देश में कुछ राज्य और बने, इसके लिए अमेंडमेंट हुआ था, उसको भी एक बार के लिए समझ लेते हैं। नोट्स पे आते हैं, जानेंगे खेल समझते हैं। 10th अमेंडमेंट को देखते हैं। 10वां अमेंडमेंट, 10वां अमेंडमेंट हुआ था दादर नगर हवेली, और दादर नगर हवेली का भारत में विलय हुआ था 1961 के तहत। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब भी कुछ ऐसी टेरिटरी थी जो फ्रेंच लोगों के पास में थी। कौन कौन सी? दमन दीव, दादर नगर हवेली, गोवा एंड पौंडीचेरी। 1961 में दादर नगर हवेली को भारत को दे दिया गया था। हमने क्या बोला आर्टिकल 4 में कि अगर कोई नया राज्य बनता है तो हम अमेंडमेंट नहीं मानेंगे। पर जब दादर नगर हवेली को जोड़ा गया तब 10वां अमेंडमेंट हुआ। 10वां अमेंडमेंट क्यों हुआ था? इसके लिए नहीं हुआ कि हमने दादर नगर हवेली को नया राज्य बनाना है। 10वां अमेंडमेंट इसके लिए किया गया था क्योंकि फ्रेंच लोगों से हम एक नई टेरिटरी ले रहे थे। जब उनसे नई टेरिटरी ले रहे थे तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन था, क्या हम किसी नए देश से कोई नई टेरिटरी ले रहे हैं, तब हमें अमेंडमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये हमें 1966 तक कन्फ्यूजन था, इसके कारण हमने ये अमेंडमेंट किया, ये कन्फ्यूजन के तहत किया गया था। फिर हुआ 12वां अमेंडमेंट। 12वां अमेंडमेंट के तहत हमने गोवा और दमन द्वीप को जोड़ा गया था, और उस समय भी यही कंफ्यूजन कि हम फ्रांस से नई टेरिटरी ले रहे हैं, इसके लिए हमने ये अमेंडमेंट किया था। अगर अपन बात करते हैं 13वें अमेंडमेंट की, 13वें अमेंडमेंट के तहत हमने नागालैंड एक नया राज्य बनाया। नागालैंड बना था असम से, असम से एक नया राज्य बना, और उसके लिए हमने अमेंडमेंट किया। अब आप सवाल करेंगे कि सर आपने बताया कि आर्टिकल 4 के तहत जब एक नया राज्य बनता है तब अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा, तो फिर नागालैंड के लिए अमेंडमेंट क्यों माना गया? इस बात को समझिए कि जब 1962 में नागालैंड बना, 1962 में ध्यान में रखना, ठीक है, 1962 में जब नागालैंड बना तब हमने नागालैंड बनाने के लिए अमेंडमेंट नहीं किया था, हमने अमेंडमेंट किया था आर्टिकल 374 ए के लिए। अब आर्टिकल 374 ने 371 ए के तहत, अभी आर्टिकल 371 ए है क्या उसको समझिए। आर्टिकल 371 ए के तहत हम नागालैंड को स्पेशल स्टेटस देते हैं, और ये स्पेशल स्टेटस क्या है? नागालैंड में नागा लोग हैं, ट्राइबल लोग हैं, उनका जो कल्चर है वो सेव रहना चाहिए, उनका जो कल्चर है वो सही से सुरक्षित रहना चाहिए। तो उस कल्चर को बचाने के लिए हमने नागालैंड को आर्टिकल 371 ए के तहत स्पेशल स्टेटस दे रखा है। तो जब हमने 13वां अमेंडमेंट किया था तो वो नागालैंड के आर्टिकल 371 ए को जोड़ने के लिए किया गया था, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं 14वां अमेंडमेंट, 14th अमेंडमेंट जो हुआ था वो होता पौंडीचेरी के लिए। जब पौंडीचेरी को जोड़ा गया था, जब हमने फ्रेंच लोगों से पौंडीचेरी को लिया था, तब हमने 14th अमेंडमेंट किया था। अब फिर से आपके दिमाग में सवाल आएगा कि अब क्यों अमेंडमेंट हुआ? आपने आर्टिकल 4 के तहत क्या बोला कि जब कोई नया राज्य बनेगा तब हम अमेंडमेंट नहीं मानेंगे। अब इस बात को समझिए कि जब हमने पौंडीचेरी को जोड़ा था तब हमने पौंडीचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया था, और केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से, प्रशासनिक रूप से बहुत सारी चीज़ें चेंजेस की गई थी, और उसके तहत एक चीज़ और की गई थी कि ये पहली ऐसी केंद्र शासित प्रदेश उस समय बना था अलग से, जिसके तहत इसको विधानसभा आवंटित हुई थी और इसके सांसद राज्यसभा में बैठे थे। तो ये जो स्पेशल स्टेटस पौंडीचेरी को दिया गया था, ये 14वें अमेंडमेंट के तहत दिया गया था। फिर हमने बात की 36वां अमेंडमेंट, जो कि सिक्किम के लिए मैंने आपको बता दिया कि सिक्किम को क्यों दिया गया था, क्योंकि स्पेशल स्टेटस 2A के तहत दिया, फिर उसको हटाया, इसके लिए हमने 36वां अमेंडमेंट किया था। फिर अगर अपन बात करते हैं 53rd एंड 55, 53rd अमेंडमेंट हुआ था मिजोरम के लिए, और 55th अमेंडमेंट हुआ अरुणाचल प्रदेश के लिए, ठीक है। इसके लिए क्यों जोड़ा गया? क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में जो ग्रीनरी है, जो कल्चर है, उसको बचाने के लिए हमने आर्टिकल 371G, और मिजोरम के लिए 371G, और अरुणाचल प्रदेश के लिए 371H को जोड़ा, ठीक है। तो इसके लिए हमने अमेंडमेंट किया था। फिर हमने 36th अमेंडमेंट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो क्यों हुआ था? गोवा के लिए। गोवा पहले केंद्र शासित प्रदेश बना, और केंद्र शासित प्रदेश से हमने इसको राज्य बनाया था, इसके लिए हमने अमेंडमेंट किया था। तो ये मैंने ओवरऑल आपको बताया जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए, नए राज्य को भारत में जोड़ा तब। पर ध्यान में रखना, इनमें से कोई भी अमेंडमेंट किसी भी राज्य को डायरेक्ट राज्य बनाने के लिए नहीं हुआ है। ये जितने भी राज्य बने उसमें कुछ ना कुछ स्पेशल काम साथ में हुआ था, इसके लिए अमेंडमेंट हुआ। अदरवाइज आप देखेंगे कि जब तेलंगाना बना तब तो कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ,
जब जम्मू कश्मीर बना तब तो कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ, जब छत्तीसगढ़ बना तब कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ, जब उत्तराखंड बना तब कोई अमेंडमेंट नहीं, जब गुजरात बना बॉम्बे से टूट के तब कोई अमेंडमेंट नहीं। तो ओवरऑल आपने क्या समझा कि जब हम एक नए राज्य को बनाते हैं तो कोई भी अमेंडमेंट नहीं होता है, अगर कोई स्पेशल स्टेटस दिया जाता है तब अमेंडमेंट होता है। ये था आर्टिकल 4। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजें थी, उसको मैंने बहुत अच्छे से बहुत इजीली समझाने की आपको कोशिश की। इस बात को भी एक और बात ध्यान में रखना, आर्टिकल 3 के तहत हमने क्या बताया था कि जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उससे हम एक नया स्टेट बनाते हैं। इसके लिए बिल सबसे पहले ड्राफ्ट होगा, वो बिल प्रेसिडेंट के पास में जाएगा, प्रेसिडेंट उसको राज्य के पास भेजेगा, राज्य उसके ऊपर अपना व्यू देगा। व्यू बाइंडिंग नहीं है, राष्ट्रपति चाहे तो मान सकता है, राष्ट्रपति चाहे तो उसको नकार सकता है। अब इस बात को भी ध्यान में रखना, जो बिल जो होता है ना वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। जो बिल सबसे पहले बनता है उसको किसी भी हाउस में अपन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, राज्यसभा में चाहे तो राज्यसभा में और लोकसभा में चाहे तो लोकसभा में। ध्यान में रखना कि पॉलिटी बहुत डीप है, अगर आपने पॉलिटी का बेसिक बिल्कुल नहीं पढ़ा है, पॉलिटी का आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो तोते उड़ सकते हैं आपके, क्योंकि मैं आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ा सकता राज्यसभा क्या है लोकसभा क्या है। अगर आपको फिर भी कन्फ्यूजन है तो आप हमारे एनसीईआरटी कोर्स को देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो एक बार जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। करीब 99 रुपये में आप कंप्लीट एनसीईआरटी की क्लासेस को देख सकते हैं और जो बेसिक सवाल है वो आपके वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। अब तक हमने जो समझा वो समझा था आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सवाल ये उठता है कि जब हमने एक बात कही कि जब हम एक नया राज्य बनाते हैं, जब हम किसी और कंट्री से भी किसी नए राज्य को बनाते हैं, तब भी हम उसको आर्टिकल 4 के तहत अमेंडमेंट नहीं मानेंगे। और आर्टिकल 4 के तहत कब अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा? जब अगर सिर्फ शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल 4 बदले तब। फिर एक सवाल बना हमारे पास में 1960 में बेरूबरी यूनियन केस के तहत। अब ये बेरूबरी यूनियन केस क्या है और इसका नाम मैंने पहले कब लिया था? जब हमने प्रस्तावना यानी कि प्रेम्बल पढ़ा था तब। प्रेम्बल में हमने इस बात को देखा था कि बेरूबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों के दिमाग को खोलना है तो उसकी जो कुंजी है वो प्रेम्बल है। द प्रेम्बल इज ए की ऑफ द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों के माइंड की जो की है वो प्रेम्बल है। ये बात बोली गई थी 1960 में बेरूबरी यूनियन केस में। अब समझते हैं कि बेरूबरी यूनियन केस है क्या। 1960 में क्या हुआ कि जो हमारा बांग्लादेश, जो पहले पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था यानी कि ईस्ट पाकिस्तान जिसको बोला जा रहा था, उसकी कुछ टेरिटरी थी। समझते हैं इसके लिए अपन थोड़ा सा ये देखते हैं। इंडिया में यहाँ पे बांग्लादेश है, बांग्लादेश की कुछ टेरिटरी थी जो वेस्ट बंगाल के पास में थी। मतलब कुछ यहाँ पे टेरिटरी थी जो दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन का हिस्सा कर रही थी कि ये बांग्लादेश की टेरिटरी है या फिर इंडिया की टेरिटरी है। तो हुआ कैसा था ये समझिए। ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश के कुछ एक गांव थे जो भारत का हिस्सा थे और भारत के कुछ एक गांव थे जो बांग्लादेश का हिस्सा थे। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन था। तब हमने क्या किया 1960 के तहत, जो बांग्लादेश के गांव है उसको हमने बोला कि हम बांग्लादेश को दे देंगे। भारत की गवर्नमेंट ने ये बात बोली। तब हमारे बीच में एक अमेंडमेंट हुआ, तब हमारे बीच में एक केस सामने आया, बेरूबरी यूनियन केस। समझिए पूरी प्रोसेस को समझिए। बांग्लादेश की कुछ भूमि है जो हमारे पास में है और हम कह रहे हैं, हमारा देश बोल रहा है कि हम भारत जो देश है वो इस टेरिटरी को बांग्लादेश को दे देगा। तब सुप्रीम कोर्ट से एक सवाल पूछा गया कि हम इस बात को बोलते हैं कि जब हम एक नया राज्य बनाएंगे तब तो हम अमेंडमेंट नहीं करेंगे, पर क्या हम हमारे देश की टेरिटरी को किसी और देश को देंगे तब भी उसको अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा? तब सुप्रीम कोर्ट ने बोला इस बात को समझिए कि जब हम किसी देश की टेरिटरी को लेते हैं तब ये हमारी सॉवरेनिटी का हिस्सा है, हमने उसको ले लिया, हमारा खुद का हिस्सा है। या फिर हमने हमारे देश की बाउंड्री में कोई स्टेट का नाम बदला, उसकी बाउंड्री को बदला, नया स्टेट बनाया, तब भी ये हमारी सॉवरेनिटी का हिस्सा है। पर इस बात को समझिए कि जब आप आपकी टेरिटरी को किसी और देश को दे रहे हैं, ये थोड़ा जम नहीं रहा है। तब सुप्रीम कोर्ट ने सीधी सी बात बोली कि अगर आप आपके देश का कोई भी टुकड़ा, कोई भी हिस्सा किसी और कंट्री को देते हैं, उस समय अमेंडमेंट होगा। और ये बात किस पे बोली गई थी? बेरूबरी यूनियन केस 1960 में ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। ध्यान में रखना है, बेरूबरी यूनियन केस 1960 याद में रखना, ठीक है। इसके तहत ही हमने जो कल वाली बात बोली थी प्रेम्बल के लेकर जो स्टेटमेंट था वो बोला था। तो ध्यान में रखना कि अगर कोई टेरिटरी हम किसी नए देश को देते हैं तो उसके नए देश ने किसी भी देश को देते हैं तो उसके तहत अमेंडमेंट करना होगा। और इसी केस के ब्याह पे 100वां संविधान संशोधन हुआ। ध्यान में रखना 1960 में ये अमेंडमेंट पास हुआ था। 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा एक्ट पास किया था, अमेंडमेंट नहीं, ये जजमेंट दिया था। रे बेरूबरी यूनियन केस 1960।
1960 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था और उसी को हमने इम्प्लीमेंट किया था 2015 में। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो बेरूबरी यूनियन केस है वो 1960 का है या फिर 2015 का है। ध्यान में रखना, ये 1960 और 2015 में कन्फ्यूजन क्या है। 1960 में तो सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था और उसको हमने इम्प्लीमेंट कब किया था, 2015 में। और 2015 में हमने करीब 17,160 एकड़ जमीन बांग्लादेश को दी थी और बांग्लादेश ने हमको करीब 7,110 एकड़ जमीन भारत को दे दी थी। तो कुछ एक गांव थे, करीब 100 के आसपास, 100-110 के आसपास गांव थे जो हमने बांग्लादेश को दे दिए थे और बांग्लादेश के करीब 51 गांव थे जो हमने भारत में ले लिए थे। तो ये पूरा खेल था बेरूबरी यूनियन केस का। यहाँ पे ओवरऑल हमने अभी तक क्या समझा। आर्टिकल फर्स्ट देश के बारे में हमें जानकारी देता है, उसके अंदर आर्टिकल फर्स्ट सब क्लोज फर्स्ट हमें जानकारी देता है इंडिया डेट इज भारत। आर्टिकल फर्स्ट सब क्लोज सेकंड हमें जानकारी देता है राज्यों के नाम के बारे में और हमें बताता है कि सारे राज्यों का नाम शेड्यूल फर्स्ट में मेंशन है। फिर हमने पढ़ा आर्टिकल थर्ड। आर्टिकल थर्ड हमें बताता है कि इस देश का हिस्सा कौन कौन है, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, और अगर कोई नई टेरिटरी देश का हिस्सा बनती है तो वो भी देश का हिस्सा मानी जाएगी। फिर हमने पढ़ा आर्टिकल सेकंड। आर्टिकल सेकंड हमें इस बात को बताता है अगर हम किसी नए देश से किसी टेरिटरी को भारत का हिस्सा बनाते हैं तो उसको हम जब नया राज्य बनाएंगे तो वो आर्टिकल सेकंड के तहत होगा। आर्टिकल थर्ड में हमने देखा जो भारत की एग्जिस्टिंग टेरिटरी है उसी टेरिटरी से अगर हम एक नया राज्य बनाएंगे तो आर्टिकल 3 का प्रयोग होगा। और अब समझिए आर्टिकल 4 को। आर्टिकल 4 हमें बताता है कि जब आप आर्टिकल सेकंड और आर्टिकल थर्ड के तहत नया राज्य बनाएंगे तब शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल 4 में परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन होगा उसको अपन अमेंडमेंट नहीं मानेंगे। ठीक है, समझिए। फिर बेरूबरी यूनियन केस क्या है। बेरूबरी यूनियन केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप किसी टेरिटरी को किसी और देश को देते हैं उस समय अमेंडमेंट करना होगा ताकि पता रहे कि हमारी सॉवरेनिटी हमारे हाथ में है और आप संविधान को बदलोगे और बताओगे कि हाँ हम अपनी टेरिटरी को किसी को दे रहे हैं। तो ये था पूरा खेल अभी तक का हमने देखा। अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन के उस पार्ट को देखा जहां पे हमने समझा कि राज्य कैसे बनते हैं। अब अपन एक बार के लिए थोड़ा हिस्ट्री का सफर तय करते हैं। 1950 से 1956 के बीच में हमारे देश में क्या हुआ। देश आज़ाद हुआ 1947 में। 1947 में बरतानिया हुकूमत से हमें आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के बाद ये देश बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था, कोई फिक्स राज्य तो थे नहीं। उस समय हमारा देश चार भाग में बटा हुआ था। पार्ट फर्स्ट में वो स्टेट आ रहे थे जो डायरेक्ट ब्रिटिश सरकार के अंडर में थे, जो गवर्नर के अंडर में कंट्रोल में हो रहे थे, जिसके तहत अपन देख सकते हैं असम है, बॉम्बे है, कलकत्ता है। इसको अपन पार्ट फर्स्ट में मानते थे। मतलब देश आजाद होने के बाद में हमारे देश में 4 ग्रुप में राज्य को बांटा गया था। पार्ट फर्स्ट में उन स्टेट को लिया गया था जो पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे। फिर बात करते हैं पार्ट सेकंड की। पार्ट सेकंड में हमने उन राज्यों को लिया था जो प्रिंसली स्टेट थे, यानी कि जो राजघराने थे। ये राजघराने यानी कि जो हैदराबाद है, जयपुर है, मतलब राजस्थान है, ऐसे बड़े मैसूर है, ये सारे राजघराने थे। इसको अपन पार्ट सेकंड में मानते थे। पार्ट थर्ड में वो एरिया थे जो सिर्फ चीफ कमिश्नर के अंडर में रहते थे, जिसके तहत दिल्ली है, अजमेर है, उनको लिया जा रहा था। और पार्ट डी में वो स्टेट था जिसके अंदर अंडमान और निकोबार आइलैंड को लिया गया था। हमारे देश में आइलैंड स्टेट था अंडमान एंड निकोबार, जो कि आज भी हमारा राज्य है, तो वो इसके तहत था। तो ओवरऑल जो भारत है उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड एंड पार्ट 4। ठीक है, यहां तक समझे। फिर बात आई कि यार ये इस तरीके से तो चलेगा नहीं, देश को किसी ना किसी तरीके से प्रॉपर मैपिंग करना जरूरी है, प्रॉपर राज्य बनाना जरूरी है। फिर क्या हुआ कि हमने राज्य को बनाने के लिए हमारे देश में अलग अलग कमीशन बैठे, अलग अलग हमने कमीशन बैठाए कि हम कैसे राज्य को बनाएं। तो सबसे पहले धार कमीशन बैठा, जिसको हम धर कमीशन भी पढ़ सकते हैं या फिर धार कमीशन पढ़ सकते हैं। ये जून 1948 में बैठा, जून 1948 में बैठा। और इसके सदस्य कौन कौन थे? एस के धर, जवाहरलाल नेहरू एंड पन्नालाल। इन्होंने बोला कि अगर आप राज्य को बनाना चाहते हैं तो उसको आप रीऑर्गेनाइज कीजिए और वो ज्योग्राफी के बेस पे कीजिए, जो ज्योग्राफी में पास पास है उसको एक नया राज्य बना दीजिए। पर उन्होंने एक बात क्लियर बोली कि हम भाषा के आधार पर कोई भी राज्य नहीं बनाएंगे। ओवरऑल हुआ क्या, अंग्रेज गए, अंग्रेज जाने के बाद उन्होंने 4 भाग में पूरे देश को बांट रखा था, 4 भागों में सभी राज्यों को बांट रखा था। हमारे देश में सबसे पहले चुनौती कि इन राज्यों को कैसे एक किया जाए, कैसे एक जो 4 भाग है उनको तोड़ के अलग अलग राज्य के रूप में बनाया जाए। तो धर कमीशन बैठा, धर कमीशन ने बोला कि देखिए अपन राज्य को तो बनाएंगे पर भाषा के आधार पर नहीं बनाएंगे। ऐसा नहीं कि जहाँ पे मराठी बोली जाती है उसको मराठी प्रदेश बना दे, ऐसा नहीं कि जहाँ पे मारवाड़ी बोली जाती है उसको मारवाड़ी प्रदेश बना दे, ऐसा नहीं कि जहाँ पे तमिल बोली जा रही है उसको तमिल प्रदेश बना दे।
ऐसा दर कमीशन ने कहने से मना किया। फिर दिसंबर 1948 में जेवीपी कमेटी बैठी और इसके सदस्य कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पिता भी सीतारमैया। इन्होंने भी इसी बात को बोला कि अपन लैंग्वेज के बेस पे कोई भी राज्य नहीं बनाएंगे। कंफ्यूजन बहुत है, कैसे करें राज्य को, किस तरीके से राज्य को बनाएं। फिर इस देश में एक नया मामला सामने आया 1953 का, 1953 का। 1953 में आंध्र प्रदेश के एक आदमी है जिनका नाम है पोटी श्री श्रीरामल्लू। ये गांधीयन लीडर थे, गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोवर थे। उन्होंने बोला कि जो आंध्र प्रदेश है वो आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषा के आधार पर बनेगा। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जा रही है, तो उन्होंने बोला कि जो जहां जहां पे तेलुगु भाषा बोली जाती है उसके बेस पे आंध्र प्रदेश बनाया जाए। उससे पहले हमारे पास में 2 कमीशन ऑलरेडी बैठ चुके थे, दर कमीशन है, जेवीपी कमीशन है। इन दोनों ने क्या बोला था कि हम भाषा के आधार पे तो राज्य को नहीं बनाएंगे। और पोटी श्रीमल्लू बोल रहे हैं कि मुझे भाषा के आधार पर ही इस राज्य को बनाना है। तो वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए। उन्होंने बोला कि जब तक आंध्र प्रदेश नहीं बनेगा तब तक मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा। और इस भूख हड़ताल के तहत दिसंबर 15, 1952 करीब 56 दिन तक ये भूख हड़ताल पे बैठे और उनकी मौत हो गई। जैसे ही मौत हुई तो पूरे देश में बड़े स्तर पे प्रोटेस्ट हुए। जब बड़े स्तर पे प्रोटेस्ट हुए तब बात कही कि हाँ, अब अपन राज्य बनाएंगे। और सबसे पहला राज्य बना भाषा के आधार पर, जिसका नाम रखा आंध्र प्रदेश। ये अक्टूबर 1953 में बना था। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना कि पहला जो लैंग्वेज के आधार पर राज्य बना था वो 1953 में आंध्र प्रदेश बना था। फिर उसके बाद में 1956 तक आते आते फिर से सारे स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया। जो हमने 4 ग्रुप में राज्यों को बांट रखा था, इसके अंदर कौन था? पार्ट ए में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में थे, जिसमें असम है, बिहार है, बॉम्बे है, मद्रास है, पंजाब है। ये पार्ट सेकंड में प्रिंसली स्टेट, जिसमें अगर अपन बात करेंगे हैदराबाद है, मैसूर है, जम्मू कश्मीर है। पार्ट थर्ड में, पार्ट सी में अपन किसको मान रहे थे? जो सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेट है, मतलब जो सेंटर से कंट्रोल किए जा रहे थे, जिसमें अजमेर है, दिल्ली है, कुर्ग है। और पार्ट डी में हमने किसको माना था? अंडमान एंड निकोबार को। तो हमने सबसे पहले इस ग्रुपिंग को हटाया 1956 तक आते आते, और हमने टोटल 14 राज्य बनाए और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई। इस बात को ध्यान में रखना कि ये किसके बेस पे बने थे। ये जो 14 राज्य बनाए थे और ये 6 यूनियन टेरिटरी बनाई थी, ये किसके कहने पे बनाई थी? जब 1953 में पोटी श्रीमल्लू गए, देश पे प्रोटेस्ट हुए, गवर्नमेंट के साथ में बड़ी चुनौती कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, तब एक नया कमीशन बैठा। इससे पहले कौन कौन से कमीशन बैठे थे? धर कमीशन और जेवीपी कमेटी। इसके बाद में एक नया कमीशन बैठा जिसका नाम है फजल अली कमीशन, 1953 में बैठा। इसके सदस्य कौन कौन थे? जस्टिस फजल अली, के एम पेनिकर एंड एच एन कंजरू, ये बैठे। और इन लोगों ने अपना जो रिपोर्ट थी वो पास की, और उस रिपोर्ट का नाम क्या? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के रूप में इसको जाना जाता है। और उन्होंने बताया कि देश में राज्य कैसे बनेंगे। और इस कमीशन के बेस पे हमारे देश में पहले जो 4 ग्रुप थे उनको हटाया, और फिर हमने 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई। ठीक है, किसके तहत बनाई थी? फजल अली कमीशन के तहत। उन्होंने इस बात को बोला था, फजल अली कमीशन का कहना क्या था वो समझिए। फजल अली कमीशन ने बोला था कि अपन सबसे पहले यूनिटी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखेंगे राज्य को बनाने में। लैंग्वेज, कल्चरल हार्मनी को भी ध्यान में रखेंगे। अब इसका मतलब समझिए क्या। पोटी श्रीमल्लू बोल रहे थे कि भाषा के आधार पर राज्य बनेगा, और पहले दर कमीशन बैठा था, जेवीपी कमेटी बैठी थी। इन दोनों ने क्या बोला कि भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनेगा। लेकिन जब फजल अली बैठा तो उन्होंने बोला, उनकी कमेटी ने बोला कि हम भाषा के आधार पर राज्य बना सकते हैं, पर किसी एक भाषा के आधार पर कोई भी राज्य नहीं बनेगा। जैसे अगर जो लोग तेलुगु बोलते हैं या फिर बात करेंगे तमिल बोलेंगे, तो तमिल की भी बहुत सारे डायलेक्ट है, अलग अलग डायलेक्ट है। या फिर अगर बात करेंगे किसी एक फिक्स छोटे से कोई बोली है, उसके ऊपर कोई राज्य नहीं बनेगा। अगर अपन देखते हैं राजस्थान के ऊपर आके देखते हैं, राजस्थान में लोगों को लगता है कि यहाँ पे राजस्थानी बोली जाती है। ऑल्दो राजस्थानी मेजरली अपन बोल सकते हैं, पर राजस्थान में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। इसमें मारवाड़ी है, धुंधाड़ी है, हाड़ौती है, मेवाड़ी है, मेवाती है, मालवी है ना? इतनी सारी भाषाएं हैं। समझ में आ रहा है आपको? ये फजल अली कमीशन ने बोला था कि अपन राज्य को तो बनाएंगे, पर अपन किसी एक फिक्स भाषा पे नहीं बनाएंगे। हाँ, एक जैसी भाषा हो सकती है पर एक बोली नहीं होगी। तो हम सिक्योरिटी को पहले ध्यान में रहेंगे, कल्चर को पर ज्यादा ध्यान में रखेंगे कि अगर एक कल्चर है तो उसको अपन राज्य बना देंगे। ठीक है, कल्चर ज्यादा ध्यान में रखा गया, लैंग्वेज को भी ध्यान में दिया गया। ठीक है, इन सबके साथ में फाइनेंशियली इकोनॉमिक चीजों को भी देखा गया, एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखा गया। इन सब के बेस पे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने।
क्या किया गया, जो ये 4 ग्रुप थे पहले तो उनको अबोलिश किया और जो राज्य बने उसका मैंने आपको जानकारी बता दी। ठीक है। जब फजल अली कमेटी के बेस पे 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनी, तो मेनली किसके ऊपर बनी थी? कल्चर और भाषा। ओवरऑल जो श्रीमल्लू ये पोटी श्रीमल्लू जब गए थे तो वो भाषा के आधार पर लेके गए थे। इसके बाद में हमारे संविधान में एक नया आर्टिकल जोड़ा गया जिसका नाम है आर्टिकल 350 ए। आर्टिकल 350 ए किसके बारे में जानकारी देता है? आर्टिकल 350 ए जानकारी देता है लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बारे में। जो लोग भाषाई आधार पर अल्पसंख्यक है उनकी सुरक्षा के लिए 350 ए आर्टिकल को लाया गया था और बोला गया था कि किसी स्टेट में कोई भाषाई माइनॉरिटी है तो उसकी सुरक्षा वो राज्य करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आंध्र प्रदेश में कोई भाषाई माइनॉरिटी है, कोई भाषाई अल्पसंख्यक है, तो उसकी सुरक्षा, उसकी भाषा को बचाने के लिए राज्य प्रयत्न करेगा। और ये किसके तहत है? आर्टिकल 350 ए के तहत। ठीक है। अब आप ये देखिए, जब 1956 में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनी तो वो राज्य कौन कौन से थे? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर। यही मैसूर है जो बाद में आगे चल के कर्नाटक बनता है। ठीक है। पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। ये 1956 तक बन चुके थे। और यूनियन टेरिटरी कौन कौन से थे? अंडमान निकोबार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश पहले यूनियन टेरिटरी था, इसको ध्यान में रखना। इसके साथ में जो मिनिकॉय हैं, लक्षद्वीप है, अमीन दीवी आइलैंड है जिसको अपन बाद में ओवरऑल लक्षद्वीप कहा गया, मणिपुर है और त्रिपुरा है। 1956 में सारे केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे। अब देखिए, आप थोड़ा सा आगे चलते हैं, चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। 1960 में 1956 तक हमारे पास में टोटल 14 राज्य हैं। 1960 में जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र से महाराष्ट्र नहीं, समझिए इस बात को, 1960 में जो बॉम्बे था उस बॉम्बे को तोड़ के 2 राज्य बने, गुजरात और महाराष्ट्र। पहले ये पूरा एक राज्य कहा जाता था जिसका नाम था बॉम्बे। और इसी बॉम्बे को तोड़ के हमने 2 राज्य बनाए, महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र वो जहाँ पे मराठी बोली गई, गुजरात वो जहाँ पे गुजराती बोली गई। और ऐसे करके हमारे पास में एक 15वां राज्य बना जिसका नाम हमने रखा गुजरात। मराठा बोलने वाले को महाराष्ट्र बोला गया, गुजराती बोलने वाले को हमने गुजरात कहा। 1963 कौन सा अमेंडमेंट? 13वां अमेंडमेंट, ध्यान में रखना। ठीक है। 13th अमेंडमेंट, उसको अपन ऐसा भी याद रख सकते हैं, 63, 13 और कैसे याद रख सकते हैं नागालैंड के लिए। ठीक, इतना याद रख सकते हैं ना, इतना काफी है। और तो मुझे कुछ तरीका दिख नहीं रहा है। ठीक है। 1963 में 13वां अमेंडमेंट हुआ। और 13वें अमेंडमेंट क्यों हुआ था? 13वां अमेंडमेंट किसके लिए किया गया था? याद करो, 371 ए के लिए। 371 ए के तहत हमने क्या किया था? नागालैंड को स्पेशल स्टेटस दिया था नागा पीपल के लिए। ठीक है, ध्यान में रखना। 371 ए, 13वां अमेंडमेंट। असम से तोड़ के हमने एक नया राज्य बनाया ट्राइबल डिमांड के ऊपर। तो असम के अंदर जो नागालैंड है, इनका पूरा ट्राइबल कल्चर अलग है, तो इनकी सुरक्षा के लिए हमने एक नया राज्य बनाया जिसका नाम रखा नागालैंड। और ऐसे हमें 16वां राज्य मिला जिसका नाम है नागालैंड। फिर 1963 में 1966 में यानी कि 1966 में हमने पंजाब से तोड़कर हरियाणा बनाया। और ऐसे हमें 17वां राज्य मिला। और जो चंडीगढ़ है वो पंजाब और हरियाणा के बीच में एक कॉमन कैपिटल बना और इसको हमने यूनियन टेरिटरी के रूप में माना। 1963 में हमने मैसूर का नाम बदला और कर्नाटक बनाया। ठीक है। इस तरीके से ओवरऑल देखेंगे तो राज्य बनते गए। फिर अगर अपन आगे देखेंगे तो फिर 1961 में देखेंगे तो मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, इन सबको स्टेटहुड मिला। 1987 यानी कि 1987 में
ठीक है। देखिए अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ी है उसको एक बार के लिए रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि आवाज़ बीच में चली गई थी। अभी तक हमने आर्टिकल 4 पढ़े। आर्टिकल फर्स्ट में राज्यों का नाम, राज्यों के बारे में जानकारी। आर्टिकल सेकंड, अगर हम किसी नए देश से किसी अन्य देश से टेरिटरी को लेकर राज्य बनाते हैं, आर्टिकल सेकंड। एग्जिस्टिंग स्टेट से नया राज्य बनाते हैं, आर्टिकल थर्ड। आर्टिकल सेकंड और आर्टिकल थर्ड के तहत जब नया राज्य बनाया जाता है तब शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल 4 में अगर कोई परिवर्तन होगा तो आर्टिकल 4 के तहत इस बात को कहा गया तो इसको हम अमेंडमेंट नहीं मानेंगे। इस भाषा को फिर से आप पढ़ लेना, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद में हमने पढ़ा रे बेरुबरी यूनियन केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला अगर आप आपकी टेरिटरी को किसी और देश को देते हैं तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा। इसके बाद में हमने पढ़ा हमारे देश में नए राज्य कैसे बने। इसके लिए सबसे पहले 1948 में धर कमीशन बैठा। धर कमीशन ने बोला कि अपन नया राज्य बनाएंगे पर भाषा के आधार पर नहीं बनाएंगे। फिर जेवीपी कमीशन बैठा दिसंबर 1948 में। इन्होंने भी इसी बात को बोला कि अपन भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाएंगे। फिर 1953 में आंध्र प्रदेश में हंगर स्ट्राइक होती है और मैसिव लेवल पे प्रोटेस्ट होते हैं और फिर पहला राज्य बनता है 1953 में आंध्र प्रदेश। उसी समय फजल अली कमीशन भी बैठता है और उसको ये काम सौंपा गया कि नया राज्य कैसे बनेगा उसकी आप रूपरेखा बनाओ। तब उन्होंने 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया जिसके तहत 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बने। फिर 1960 में गुजरात बना बॉम्बे से टूट के महाराष्ट्र और गुजरात बना। उसके बाद में 1961 में नागालैंड बना असम से टूट के। अमेंडमेंट 13वां और 13वें अमेंडमेंट के तहत 361 ये पास हुआ और नागालैंड को स्पेशल स्टेटस दिया गया। फिर 1966 पंजाब से टूट कर हरियाणा बना। फिर 1975 सिक्किम बना। 1987 मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा बना। 2000 में छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड और झारखंड बना। 2014 में तेलंगाना बना और 2019 में जम्मू कश्मीर बना। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान में रखना कि 1971 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय ये बने थे। तो ये कंप्लीट क्रोनोलॉजी अभी तक कैसे स्टेट बने, क्या प्रोसेस थी, उसकी सारी क्रोनोलॉजी मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहा होगा और ये टॉपिक हमने काफ़ी डिटेल में 1 घंटे के अंदर खत्म किया। वैसे तो इस टॉपिक को पढ़ने में कम से कम 2 से 3 दिन का टाइम लग जाता है। मैंने कोशिश की आपको जल्द से जल्द पढ़ाने की। बीच में आवाज़ चली गई थी, उसको मैं बाद में एडिट कर लूँगा। आप ध्यान में रखना कि जहाँ तक अभी तक पढ़ा है उसको हमने बहुत डिटेल में पढ़ा। अगर आपको मज़ा आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और ऐसे वीडियो के लिए आप फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे अपन सिटीजनशिप को पढ़ेंगे। सिटीजनशिप इतना लंबा टॉपिक नहीं है, उसको अपन शॉर्ट में खत्म करेंगे। फिर फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, वो थोड़ा डिटेल में जाएगा। मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।